नमस्कार दोस्तों, आज हमारी हरियाणा पुलिस और सीईटी की 19वीं क्लास है। सीईटी की 19वीं क्लास है। चूंकि हमारा एवरेज कंप्लीट हो गया, देखो हमारा सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट है, सरलीकरण, उसके बाद दशमलव भिन्न कंप्लीट है, और उसके बाद वर्गमूल और घनमूल कंप्लीट है, और वर्गमूल घनमूल के बाद हमारी आयु संबंधित कंप्लीट है, और उसके बाद घातांकरणी कंप्लीट है, और उसके बाद में हमारी औसत। ये टोटल 6 टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट है। आज केवल इन 6 टॉपिकों का अध्ययन करेंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे, कुछ नए क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सारे कॉपी पेन निकालोगे, क्वेश्चन लिखूंगा और खुद लिखाओगे। जब ना समझ में आएगा तो मैं समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1, 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58, इसमें आपको इकाई का अंक बताना है। जल्दी बताओ बेटा। आज ये 6 टॉपिक प्रैक्टिस करेंगे बढ़िया तरीके से। मैंने बताया था कि घात में 4 का भाग देना है और शेष को इकाई में उनकी घात बढ़ानी है। तो इसमें आ गया 3, ठीक है, और इसमें आएगा 9। तो 3 में 9 घटते नहीं, असल पाई लेंगे 13, तो इसमें इकाई का अंक आएगा 4। लिख करके दिखाओ कैसे आएगा। क्लियर? लिखो, एक भाजक भागफल का 25 गुना है। जो भाजक है वो भागफल का 25 गुना है। भागफल का 25 गुना है, और जो शेषफल है, शेषफल का 5 गुना है। शेषफल का 5 गुना है। यदि जो भागफल है, यदि यह 16 हो तो हमें भाज्य बताना है। निकालो बेटा। तो ये जो अंदर होता है ना, ये डिवाइडेंट होता है, ये भाज्य होता है। ये डिवाइजर होता है, भाज्यक होता है। ये क्वांटाइंट होता है, भागफल होता है। और ये जो नीचे होता है, ये रिमाइंडर होता है, शेषफल होता है। तो ये सूत्र लगाओ, भाज्य बराबर होता है भाज्यक गुणा भागफल और जमा शेषफल। ये लगाओ, शाबाश। देखो, जो भाज्यक है ये भागफल का 25 गुना है। भागफल हमें दे रखे है 16, तो ये 25 गुना है, तो ये हो गया 400। ये है, इसका 5 गुना है, तो ये हो गया 80, क्योंकि 80 को 5 से गुना करेंगे तो 400 आएगा। ये निकालेंगे तो इसको गुणा करेंगे, ये जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 4480। 16 चौका 64, 6480। क्योंकि ये इसका 25 गुना हो गया, इसको 25 से गुणा करेंगे 400 आएगा। ये इसका 5 गुना है, तो इसमें 5 का भाग देंगे 80 आएगा। इसको और इसको गुणा करेंगे, ये जोड़ते ये भाज्य हो जाएगा। क्लियर? लिखो, दो संख्याओं का अंतर 1365 है। दो संख्याओं का जो अंतर है वो 1365 है। दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का जो अंतर है वो 1365 है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, जब बड़ी संख्या को छोटी से भाग देते हैं, छोटी से भाग देने पर जो भागफल आता है वो 6 आता है, और जो शेषफल आता है, भागफल 6 आता है, और जो शेषफल आता है वो 13 है। तो इसमें बड़ी पूछो तो छोटी पूछो, निकालो शाबाश।
13 नहीं बेटे, 15 है, तो बड़ी संख्या है। कितना टाइम बताओ? देख, अंतर 1365 है, तो एक संख्या यदि x हो गई तो दूसरी x प्लस 1365 हो गई ना, ये बता दो बस अंतर हो गया। नहीं बताओ, दो संख्याओं में 7 का अंतर है, 7 का अंतर है, तो एक 15 है तो एक 8 है, तो इनको 7 का तो अंतर है, ठीक है। तो एक यदि x है और 7 का अंतर है तो दूसरी x प्लस 7 हो गई, वही बात है। ये बराबर 8 के आएगा, लोग के आएगा, 8 7 के आएगा। वही बात है कि इन दोनों का अंतर होगा, इसमें से घटाओ 1365 आएगा। बड़ी संख्या में छोटी का जब भाग देते हैं तो भागफल 6 आता है और शेषफल क्या आता है? 15 आता है। अब एक बात बताओ, भाज्य का सूत्र क्या होता है? बस ये बता दो मेरे को, अंदर वाले का सूत्र क्या होता है? बस यहां से x कमाना जाएगा प्लस शेषफल। अब एक बात बताओ, भाज्य x प्लस 1365 है, ठीक है, भाजक x है, भागफल 6 है, शेषफल 15 है, तो ये आ गया x प्लस 1365 बराबर 6x प्लस 15, 6x ये हो गया, x उधर जाएगा माइनस का होगा, 5x बच गया, बराबर 15 इधर आएगा घट जाएगा, 1350 हो गया। x निकालोगे तो ये 5 का भाग लग जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कि बड़ी संख्या एक संख्या आ गई 270, ये संख्या आ गई 270, और 1365 में 270 जोड़ोगे दूसरी संख्या हो जाएगी। ये से बेटा समझो, है बेटा की बात ही बोलूंगा तो सिर्फ वही तरीका है, कोई अलग सा है नहीं इसमें। जैसे इस तरह के क्वेश्चन है, देखते थोड़ा सा पर ये बताओ समझ में आ गया कि नहीं? आगे बेटा, अंतर का मतलब 1365 अधिक है, एक x हो गई तो एक x प्लस 1365 हो गई। और जैसे एक क्वेश्चन इस तरह आता है, जैसे क्या आता है, ये थोड़ा सा बड़ा लेवल में, 4 की 61 जमा 5, 4 की 62 जमा 4 की 63, वहां तक दे रखे हैं, 64 तक दे रखे हैं, जमा 4 की 64। ये कह रहा है कि यह किस संख्या से विभाजित है, ये किस से विभाजित है। तो मोटी बात यह है कि इसमें ऑप्शन देंगे तुम्हें, ठीक है, तो ऑप्शन से अंदाजा लग जाएगा ये किस संख्या से विभाजित है। कैसे लगेगा? जमा में घटा में कॉमन लिया जाता है, इसमें 4 की पावर 61 हम कॉमन ले लेंगे, तो यहां बच जाएगा 1, 4 की 61 कॉमन ले ली तो 4 1 पर बच गया, 4 की 63 में से 4 की 61 कॉमन ले लिया तो 4 2 पर बच जाएगा, यहां 4 3 पर बच जाएगा, ये आ गया 64 और 16 80, 4 84 और 1 85, तो 4 की पावर 61 और भार गुणा में है 85। ये देखो यहां तक समझ में आएगा। आ गया? तो इसको पता है क्या करना है, इसको ऑप्शन का तरीका लेना है। ऑप्शन का तरीका 4 61 पर है तो इसको 4 को पूरी जीरो बनानी है, जैसे 61 है तो 60 बनाना है, 52 है तो 50 बनाना है, 62 है तो 60 बनाना है, 4 को 60 बनाओ तो 4 61 पर है, 4 60 पर यहां बच गया, तो 1 पर 4 1, ऐसे लिख सकता हूं मैं 4 की 61। अगर आधार बराबर है तो गुणा में घात जुड़ती है, 60 और 1 61 हो जाती है, ठीक है, और गुणा में है 85, तो 4 को 60 पर गुणा करोगे तो 0 तो पक्का ही है, या इसको छोड़ दो। एक बात बताओ, 85 को 4 से करोगे 8 चौका 32 और 2 34 340, इसको जब गुणा करोगे तो लास्ट में 0 आएगी कि नहीं आएगी, ये बता दो बस। आएगी, और किसी भी संख्या के लास्ट में 1 0 होती है तो वो 5 से विभाजित कन्फर्म होती है।
2 से विभाजित कंफर्म होती है और 5 दूनी 10 से विभाजित कंफर्म होती है। तो इस ऑप्शन में चाहे 2 मिले बिल्कुल सही है, 5 मिले बिल्कुल सही है और 10 मिले बिल्कुल सही है, तीनों मिले तो तीनों से विभाजित होंगे। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सोचो, उतारो क्वेश्चन, जल्दी करो। नहीं सर अगर देखो एक होती है रिकरिंग टर्म्स और अनरिकरिंग टर्म्स। एक तो रिकरिंग टर्म्स होती है और एक अनरिकरिंग टर्म्स होती है। इनमें क्या फर्क होता है कि मैं कहूं कि जिसको एक तो बोलते हैं आवर्ती निम्न संयुक्तों में, और एक होती है अनावर्ती। देखो अनावर्ती और आवर्ती, अनावर्ती तो वे होती है जैसे मान लो 25 में 4 का भाग नहीं है, अनावर्ती जो बार बार नहीं होती, आवर्ती जो बार बार होती है। जैसे मान लो 10 में 3 का भाग दिया तुमने, तो 10 में जब 3 का भाग दोगे ना तो 3 तिया 9 और यहां पॉइंट लग जाएगा, फिर 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, ये 3 लगातार चलते रहेंगे लगातार। तो ये होती है आवर्ती। और एक होती है जिसकी आवर्ती नहीं होती, जैसे 25 में 4 का भाग दोगे तो एक अंक बार बार नहीं आएगा, 4 छंगा 24, 4 दूनी 8 और 4 पंजू 20, इसमें यहां 0 शेष आ गया, इसमें बार बार नहीं आया। तो ये तो होती है अनावर्ती भिन्न। ये अनावर्ती भिन्न होती है दशमलव के बाद पूरा भाग जाए 0 शेष बचे। और आवर्ती होती है जिसकी आवर्ती बार बार होती है, जिसकी आवर्ती बार बार होती है। और जिसकी आवर्ती बार बार होती है उसके ऐसे भाग लग जाता है। अभी उदाहरण लेने समझोगे पहले, जो अंक बार बार आता है उसके ऐसे बार लग जाता है। पॉइंट का मतलब हमेशा जमा होता है, और एक अंक पर बार है तो 1 9 नीचे आता है, 9 तिया 27 और 3 30/9, तो वापिस वही 10/3 आ जाता है। ये होती है आवर्ती भिन्न। निम्न में से आवर्ती भिन्न कौन सी है? तो आवर्ती भिन्न वो होती है जैसे 10/3, 20/6, 30/9, जो बार बार आता है, बार बार जी कन्याकुमारी करते रहते हो जब भी वो अंक चालू है, तो वो होती है आवर्ती भिन्न। ठीक है। और अनावर्ती होती है जो बार बार नहीं आती। अनावर्ती, आवर्ती का मतलब फिजिक्स का शब्द है ये, आवर्ती कोई चीज की बार बार आवर्ती, गिनती, गणना, आवर्ती। और अनावर्ती जो गिनती नहीं होती, जिसकी गिनती हो जाती है। मोटी बात यह है कि एक ऐसे क्वेश्चन आता है, देखो मैं कहूं कि 0.47 पर बार आ गई, 0.5 पर बार आ गई, 0.754 सिर्फ 4 पे बार आ गई। जैसे 3 प्रकार के क्वेश्चन है, बिल्कुल नॉर्मली जी बात है, एक बार समझाऊंगा सिर्फ, तुरंत समझ में आ जाएगी। 0 में कुछ भी जोड़ोगे तो 0 खत्म हो जाएगा हमेशा, 0 को किसी से गुणा करोगे तो संख्या खत्म हो जाएगी। पॉइंट का मतलब 1 सही 1/2, 1 जमा 1/2, दोनों बातें बराबर होती है। पॉइंट का मतलब जमा होता है। ठीक है। तो इस पॉइंट का मतलब जमा, पूरी संख्या लिखोगे, बिना बार की संख्या घटाओगे, एक अंक पर बार है 1 9, एक अंक बिना बार का 1 0, इसका आंसर 43/90 आएगा। पूरी संख्या लिखोगे, बिना बार की संख्या घटाओगे, बार के लिए 9 का और बिना बार के लिए 0 का प्रयोग। पूरी संख्या लिखोगे, बिना बार की संख्या घटाओगे, बार के लिए 9 का और बिना बार के लिए 0 का प्रयोग। घटाने के बाद कटे तो काट दो, अदरवाइज ऑप्शन मिल जाएगा। ये होता है बार का क्वेश्चन। उतावली सोती उतावली शाबाश। एक दिन है ना सप्ताह में, सैटरडे को ऐसे करेंगे, जितने टॉपिक हो गए उससे रिलेटेड जो बात छूट गई ना वो चीज कराएंगे, ताकि क्या है कि कोई चीज छूट ना जाए। समय के फालतू लग जाए। अभी तो उसकी सीईटी के तो अभी तो लास्ट डेट ही चल रही है, तो पेपर तो कम से कम हमारे पास 3 महीने।
अभी तो 3 महीने तो कम से कम हमारे पास है, तो 3 महीने में हमें सिलेबस धीरे धीरे करना है, लेकिन पूरा कंप्लीट करना है, क्वेश्चन नहीं छोड़ना कोई भी, ना जीके का, ना हिंदी का, ना इंग्लिश का, ना मैथ का, किसी का नहीं छोड़ना। अब की बार थारी फोटो मतलब पंपलेट में छपवानी से बेटा सुनो, ये लाइन लिखवाऊं या समझ में आ गई बात, ये बताओ। आ गई तो जैसे यहां तो 0 थी, यदि आ जाए 1.37 पर बार आ जाए, ये क्वेश्चन बस अपन लेवल में, हरियाणा पुलिस लेवल में, सीटी लेवल में इतना सा क्वेश्चन आएगा। एक पॉइंट का मतलब जमा 37, बिना बार की संख्या घटाएंगे, बार के लिए 9 का, बिना बार के लिए 0 का प्रयोग करेंगे। 34/90, 90 कम 90 में 34 जोड़ेंगे तो 124/90, इसको काट देंगे 62/45, ये अभी ऑप्शन मिलेगा। पहले ये बता दो समझ में आएगी ना, आ गई। और अगर बात समझ में आ गई तो मेरी बात सुनो, अगर बात ही समझ में जब आ गई ना, तो एक आजकल ऐसे आता है, ये बार ही है, ये बार ही होता है, ये भी बार होता है, और ये जो आजकल है ना, ये बार ही होता है। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो ये बार ही समझना। तो इसको लिखेंगे 6/9, इसको 7/9, इसको 8/9, इसको 5/9, इसको 4/9, 9 आ गया एलसीएम, और ये 21 और 8 29, 29, 29 और 9 38/9, और 38 में जब 9 का भाग दोगे तो 9 चौका 36, ये बच गया। इसको लिखेंगे 4 सही 2/9, ये ऑप्शन मिलेगा नहीं, 4 पॉइंट और 9 हटा करके इस पर बार लगा देंगे, ये आंसर। उतारो क्वेश्चन, ऐसे आए तो ऐसे करना है। बात ये बेटा, ये 9 एलसीएम नहीं आएगा, 12 हटाएंगे तो 9 नहीं आएगा, 1 अंक की 12 हटाएंगे तो अपन 9 आएगा, 2 अंक की 12 है तो 2 9 आएंगे, 12 हटा देंगे। कैसे लोगे? बयानी बोर्ड में जोड़ को देखिए, एक क्वेश्चन और तुम्हारे पास केवल और केवल 20 सेकंड, 20 सेकंड और बराबर 0.01, ये प्रश्नवाचक निकालना है, सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड। बेटा पॉइंट वो सारा 0.09 कितना आया? 9/1000, और ये प्रश्न बात का मतलब अपॉन, इसका मतलब x बराबर 1/100, ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और भाई 10x बराबर 9, x बराबर 9/10 0.9, और 0.9 भाई 0.9। एक इस तरह का क्वेश्चन आया ना, देखिए इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है कि √a प्लस √b बराबर 17, और √a माइनस √b बराबर 1, तो √ab का मान बताना है। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा। जब भी एक बात कई बार बताता हूं मैं, कई दिन से बता रहा हूं कि बराबर का जहां निशान आए वहां केवल ऑप्शन का प्रयोग करा। जैसे बराबर 17 है, भाई a का मान क्या लिखे, b का क्या लिखे कि 17 आ जाए। यदि a का मान 9 लिखे, √a का मान यदि 9 लिखे, b का मान यदि 8 लिखे, तो 9 और 8 कितने हो गए? 17, और 9 में से 8 गया तो क्या बचेगा? 1। तो a का मान 9 हो गया, b का, तो इसका मान आ जाएगा 72। 9 8
तो इसको क्यों समीकरण बराबर करेंगे, समीकरण एक को इससे गुणा करेंगे, ये समय खराब नहीं करना हमें। एक क्वेश्चन आया था अभी 1000 की पावर 9 भाग में दे रखे है 10 की पावर 24। जल्दी बताओ 5 सेकंड में, जल्दी शाबाश। अरे बहुत तगड़ा छोड़ा सो, तो हमें खुद ने बेरो को कहानी बताई क्यों था आज तक, हम तगड़ा सो। बेटा मैंने बताई थी गुणा कराना तो भी आधार बराबर कराना, भाग कराना तो भी आधार बराबर कराना। भाग में घात घटा देगा, गुणा में घात जोड़ देगा। यो 10 की 24 से तो नहीं 10 बढ़ाओ, 10 की 3, ठीक है। और 9 तिया 27, 10 की 27 में जब 10 की 24 को भाग दोगा तो 10 की पावर कितनी आओगी? अरे भाग में घात घटी तो सही, 27 में 24 घटा वो 3 बच जाएगी, 10 की 3। बेटा इतना तो करना पड़ेगा, छोटी बात से यार। ये तो मैंने पहले गाता में बता दी तुम्हें कि भाग करोगे तो भी घात घटाओगे, गुणा करोगे तो आधार बराबर करना सबसे पहला काम। एक छोटा सा क्वेश्चन कि 1 मिनट से भी पहले 17.5 में कितने 1/8 है? 17.5 है 37 है, ये 37.5 है, आई साइड भी 37.5 में कितने 1/8 है? 37.5 में कितने 1/8 है? और एक क्वेश्चन दे रखा है कि 1/12 का कौन सा भाग 3/8 है? 1/12 का कौन सा भाग 3/8? देख आज की कई एक बात याद रखनी हो मेरी, ज्यादा समय खराब नहीं करना है, केवल एक बात याद रखनी है कि मे है ना, मे वाली संख्या हमेशा ऊपर आती है, मे वाली ऊपर आती है और का वाली हमेशा नीचे आती है। सॉरी यार, सेकंड संख्या नीचे आती है, का वाली संख्या हमेशा ऊपर आती है और मे वाली ऊपर नीचे। सेकंड संख्या ऊपर आती है और का वाली नीचे आती है। बस ये छोटी सी बात याद रखिए। में यानी कि 37 दूनी 74 और 1 75/2 ऊपर आओगे और सेकंड संख्या 1/8 नीचे आओगे, और दोहरा बट्टा जब होते हैं ना तो ये ऊपर नीचे ऐसे हो जाते हैं, 2 चौका 8, ये आ जाएगा 300। और सेकंड संख्या ऊपर यानी कि 3/8 ऊपर आएगी और का वाली संख्या हमेशा नीचे आओगी, तो 3/8 और 12 गया ऊपर और 9/2। बेटा समझ में आई? का वाली नीचे आती है, में वाली ऊपर आती है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन परसेंट में आए ना, यही क्वेश्चन परसेंट में आ जाए तो गुणा में 100 कर देना बस, ठीक है। का में परसेंट में आ जाए गुणा में 100 करना है बस, परसेंट पूछे तो, और सीधा पूछे तो बस यही आंसर। मेरी बात सुनो, एक ऐसे क्वेश्चन आवा 1/x/144 44 और 13/12। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, एक साइड में वर्गमूल आए, ठीक है, एक साइड में वर्गमूल आए तो इसमें x का मान पूछेंगे, तो दोनों ओर वर्ग करके इसको सोल्व करेंगे। सिर्फ इन दोनों को जोड़ना है तुम्हें, कतई भी समय खराब नहीं करना, ऑप्शन तुम्हें तुरंत है, सोल्व करोगे तो यही आंसर मिलेगा। कैसा क्वेश्चन होना चाहिए, बस ये कंडीशन होनी चाहिए कि इसका वर्ग ये होना चाहिए। 144 का वर्ग यानी कि 12 का वर्ग 144 होता है। अगर ये दोनों इसका वर्ग यहां आ गए ना तो सिर्फ इन दोनों को जोड़ना है, कितना भी टाइम का ना, फिर ये वर्ग आएगा ना तो वो रेशियो ऐसे बनेगा कि वो जैसे दोनों वर्ग करोगे ना तो वही बात आ रही है। वही बात कैसे आनी है कि वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, 1/x 144 और 13 का 169, 12 का 144,
तो ये एलसीएम आएगा 144 प्लस एक्स बराबर 169, ये एलसीएम कैंसिल, एक्स निकालोगे तो ये इधर जाके घटेगा तो 25 आ गया, 13 बराबर 25। तो अगर वर्ग इसका वर्ग होता है तो जोड़ देना है, अब आराम मत करना। एक मैंने एक बात बताई थी, तुम्हें ध्यान है तो, कि 1/√9 माइनस √8 जब भी सोल्व करना है, यदि नीचे वाली संख्या का अंतर ऊपर वाली संख्या होती है ना, तो सिर्फ निशान चेंज होकर इसका आंसर ही आएगा, इसका ही आंसर आएगा। ये मैंने समझाया था तुम्हें, यदि तुमने घर जाके निकाला है तो। सुनो, अगर ऐसे क्वेश्चन आए कि 2/√7 जमा √5, लिखो ये रकम मेरे साथ साथ, जमा 7/12 माइनस √5 माइनस 5 बटे √12 माइनस √7, लिखो इस बात समझ। ऐसा जब भी क्वेश्चन आए ना, तो तुम्हें एक ही बात ध्यान रखनी है, ज्यादा समय खराब नहीं करना है, केवल एक बात ध्यान रखनी है कि नीचे वाली संख्या का यदि अंतर ऊपर वाली संख्या होती है, तो इसको जब सोल्व करोगे तो नीचे वाली संख्या का निशान, इसको सोल्व करोगे, रैशनलाइजेशन करके सोल्व करोगे, तो जमा वाली है वो सिर्फ माइनस की ऐसे हो जाएगी, इसका अंतर, इसमें ये घटाओगे तो ये आएगा, तो इसको यदि सोल्व करोगे तो इसका निशान चेंज हो जाएगा बस। इसका अंतर ऊपर वाली संख्या को इसको सोल्व करोगे तो ये √12 प्लस √7 हो जाएगी। देखो समझ में आएगा, इसको सोल्व करके हम तीनों का निशान चेंज कब होता है, जब नीचे वाली संख्या का अंतर ऊपर वाली संख्या होती है। बेटा समझ में आ रही है ना, या बता दो। अब सुनो, अगर बाहर माइनस का निशान हो तो ब्रैकेट लगाया करो, अगर जमा का है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाहर यदि माइनस का निशान होता है तो अंदर के जो निशान होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। यानी कि ये हो गया √12 माइनस और प्लस माइनस, तो ये 12 से 12 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, तो इसका आंसर आ जाएगा। माइनस हो ना तो ब्रैकेट दे दिया कभी भी। हाँ जी प्रधान जी, तुम सुन भाई बात आओगे बेटा, तुमको टेम में से क्वेश्चन दे रखा है, क्रिकेट का वो खिलाड़ी है, उसकी विकेटों में गेंदबाजी की औसत, विकेटों में इसकी जो विकेट है, विकेटों में जो गेंदबाजी की औसत है, गेंदबाजी की जो एवरेज औसत है, ये हमें दे रखी 24.85 रन प्रति विकेट है, 24.85 रन प्रति विकेट है। लिखो बेटा ये क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन लिखो। 24.85 रन प्रति विकेट है, उसने 52 रन देकर 5 विकेट लिए। उसने 52 रन देकर 5 विकेट लिए, उसने 52 रन देकर 5 विकेट लिए। उसकी जो गेंदबाजी की औसत है, उसकी जो गेंदबाजी की औसत है 0.85 रन, 0.85 रन कम करनी, 0.85 रन कम कर ली। मैच के अंत में उसने कितने विकेट लिए? मैच के अंत में उसने कितने विकेट लिए? मैच के अंत में उसने कितने विकेट लिए? एक बात बताओ, कोई गेंदबाज है, उसने विकेटों में गेंदबाजी की जो औसत है वो 24.85 रन प्रति विकेट है। एक बात बताओ कि कोई बॉलर है,
एक विकेट जब वो लेता है, एक विकेट जब वो लेता है तो ये समझ लो वो 5 रन देता है। 5 रन देता है एक विकेट लेने से। तो नो बताओ 2 विकेट लेगो जब कितना रन देखो, 3 विकेट लेगो तो कितना रन देखो। तो उसने विकेट ले लिए एक्स। कितने विकेट ले लिए? एक्स। क्या हो गया? उसने विकेट ले लिए एक्स। हर विकेट पे 24.85 रन देता है। तो एक बात हो, उसने कितने रन दे दिए? ये सही है गलत? एक्स से गुणा क्यों कर दिया? कि यहां भी तो मैंने 5 को 1 से गुणा किया था, फिर 5 को 2 से गुणा किया था, फिर 5 को 3 से गुणा किया था। तो 5 रन देता है, उसने विकेट एक्स दे दिए और हर विकेट पे 24.85 रन देता है। हर विकेट पे हो गए इसके रन। अब उसने अंतिम पारी में कितने रन दिए? कितने रन दिए? 52। पहले उसका एवरेज क्या था? एक्स, और उसने 5 विकेट और ले लिए, तो बराबर उसकी जो गेंदबाजी की औसत है कितनी कम हो गई? 0.85 रन। पहले कितनी थी? 24.85, और कम कितनी हो गई? 0.85 या 0.85। यहां से जो एक्स का मान आएगा ना, वो उसकी विकेट आएगी। ये उतारो, घर जाके क्वेश्चन निकालो, इसको उतारो और ये समझना कि मैंने क्यों गुणा किया, क्यों जोड़ा। कुछ चीज था ऊपर लिखो। जैसा घर पहुंचा वो घर जाके बस एक क्वेश्चन होता है, वो आई वाली बच लो बस, फिर छोड़ दूंगा। मैं खुद ही सोच रहा हूँ कि मैं बहुत स्पीड दिखा रहा हूँ, ऐ वजह से लिए थोड़ा सा 6 चैप्टर एक बार फिर जाएगा। मैं खुद सोच रहा हूँ भाई, फरता नहीं सोच। बाकी चिंता मत करो, आज कुछ और नई चीज बन रहा हूँ मैं, क्योंकि कल मैं टेस्ट दूंगा। देखो एक ऐसे क्वेश्चन आओ ना, एक ऐसे क्वेश्चन कराए को ना, छोड़ दियो को। देख मेरी बात सुनो, एक ऐसे क्वेश्चन छोड़ दो तो राम और श्याम की आयु का अनुपात 9:10 है। ऐसे क्वेश्चन छोड़ दिया था। ये राम है, ये श्याम है, इसकी आयु का अनुपात 9:10 है। बिल्कुल सही है। अब ये कह रहा है कि 4 वर्ष बाद ये 11:12 हो जाएगा। 4 वर्ष बाद जो ये अनुपात है, ये 11:12 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें या तो राम की आयु पूछेंगे या श्याम की। तो अनुपात में जब भी क्वेश्चन आए ना, तो राम की आयु तो तुम्हें 9x माननी है, फिलहाल वर्तमान की है ये 10x माननी है। तो अनुपात का मतलब हमेशा बटे में ऐसे करना है, ऐसे अपोन होता है ये। अगर बाद कहे 4 वर्ष बाद कहे तो तुम्हें दोनों में 4 जोड़ना है। अगर कहे 4 वर्ष पहले तो दोनों में 4 घटाने हैं। 4 वर्ष बाद ये बराबर अनुपात 11:12 है। तो पहले बड़ा एक्स में गुणा करेंगे, 12 में 108 और 11 दाई 110। तो ये गुणा करो, 110x प्लस 11 चौका 44 बराबर 12 में 108 जमा 12 चौका 48। ये 8 इधर आएगा तो घट जाएगा, 2x बच जाएगा, उधर 4, x बराबर 2। तो राम की पूछे तो 18 घटानी है और शाम की 20। ये क्वेश्चन उस दिन मैंने बताया नहीं। हर शनिवार को जितना भी चैप्टर जाएगा, जरूरी नहीं कि ये चैप्टर दोबारा बनाएंगे। अगला सप्ताह में यदि 8 चैप्टर रहेगा या 9 आएगा तो फिर 9 चैप्टर का सवाल कराओ, क्योंकि अब हर चैप्टर का सवाल थोड़ी करा, सारा सवाल थोड़ी है। 2-2 3 कराए, फिर 2-2 3 दिन बचका, फिर 2-2 3 खेल जाओ, फिर 2-2 3 दिन। धीरे धीरे बोल बस बेटा, बस सिर्फ तुम्हारी 5 मिनट हो गए, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक टॉपिक लिखो जल्दी से, एक टॉपिक लिखो, भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग। मैं जल्दी बोलूंगा, मेन चीज कराऊंगा जो एग्जाम में आने जोगी है, बस कोई कर नहीं। आज हिंदी भी ना कराऊं, रीजनिंग भी ना कराऊं, इंग्लिश भी। लिखो, भारत के राजमार्ग की कुल दूरी लगभग 47,54,000 किलोमीटर है। भारत के राजमार्ग की कुल दूरी 47,54,000 किलोमीटर है। 47,54,000 किलोमीटर है। इसमें
4885 किलोमीटर, 4885 किलोमीटर में पक्की सड़क है। टोटल इतना रास्ता है, इतने किलोमीटर है, और जो पक्की सड़क है टोटल वो 4885 किलोमीटर है। ऐसे लिखो, राजमार्गों की लंबाई, राजमार्गों की लंबाई भारत की सड़कों का 2% है। भारत की सड़कों का, राजमार्ग की जो लंबाई है वो भारत की सड़कों का मात्र 2% है। यातायात का 40% भार उठाते हैं, यातायात का 40% भार उठाते हैं। सबसे बड़ा राजमार्ग लिखो 44 NH 44 है। सबसे बड़ा जो राजमार्ग है वर्तमान में NH 44 है। पहले तो NH 7 था, अब हो गया NH 44 हो गया। जो J&K को, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को, जो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को भारत के दक्षिण कोने, दक्षिण जो कोना है तमिलनाडु के कन्याकुमारी शहर को जोड़ता है। मोटी बात यह है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। जो J&K को तमिलनाडु से जोड़ता है, जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, जिसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है। सबसे जो बड़ा 44 NH 44 है, इसकी लंबाई पूछेंगे तो एग्जैक्ट वो 3745 किलोमीटर है। सबसे छोटा लिखो NH 118 है। वर्तमान में जो सबसे छोटा जो राजमार्ग है NH 118 है, जिसकी लंबाई केवल 5 किलोमीटर है, जमशेदपुर में है, जमशेदपुर में, जिसकी लंबाई केवल 5 किलोमीटर है। ऐसे लिखो, सबसे व्यस्त मार्ग में बताइए NH 8 है, जो दिल्ली जयपुर वाला है। ठीक है, अब लिखो सड़क नेटवर्क, जो एक्सप्रेस वे है, सड़क नेटवर्क में लिखो जो एक्सप्रेस वे है ये 200 किलोमीटर तक है। उसके बाद राज्य जो राजमार्ग है, जो राज्य के राजमार्ग हैं, जितने भी राज्य हैं, राज्य राजमार्ग हैं, वो 66,590 किलोमीटर केवल राज्य राजमार्ग। उसके बाद है जिला की जो सड़कें हैं, डिस्ट्रिक्ट की जो सड़कें हैं, ये 4,70,000 किलोमीटर है। और उसके बाद ग्रामीण गांव की, ग्रामीण या फिर अन्य सड़कें हैं, अन्य सड़कें हैं, वो है 26,50,000 किलोमीटर, 26,50,000 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। सबसे पहले लिखो राजमार्ग, ये लिखिए भाई, बस 3-4 राजमार्ग जो मेन है ना वो याद रखो, ज्यादा याद भी नहीं रहेंगे और ज्यादा तो है ना। फिर राजमार्ग नंबर 1 लिखो, ये चलता है अटारी से दिल्ली तक। इसका प्रारंभिक स्थान और गंतव्य स्थान है अटारी से दिल्ली, ये इसकी दूरी है 456 किलोमीटर। राजमार्ग नंबर 1। 2 है जो दिल्ली से कलकत्ता चलती है, राजमार्ग नंबर 2 दिल्ली से कलकत्ता, और इसकी है 254 किलोमीटर। उसके बाद तीसरा है मुंबई से आगरा, मुंबई से आगरा, ये चलता है 367 किलोमीटर।
और जो चौथा है यानी कि सातवां राजमार्ग नंबर 7 जो पहले सबसे बड़ा था वाराणसी से कन्याकुमारी, देखो इसमें ये पहले सबसे बड़ा यही था, वाराणसी से कन्याकुमारी तक था। इसकी पहले पूछे जाते थे जो सबसे बड़ा राजमार्ग इसकी लंबाई कितनी है, तो 2300 मीटर, 23 मीटर ऐसे याद रखते थे, 2300 मीटर, 2300 मीटर। और जो सबसे व्यस्त मार्ग है NH8 है, जो सबसे व्यस्त है, जो दिल्ली से मुंबई चलता है, दिल्ली से मुंबई जयपुर होकर चलता है मुंबई तक, सबसे व्यस्त 1428 किलोमीटर। 1428 1428 NH8